हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइएगा दोस्तों, वनपाल वनरक्षक पीटीटी पटवार रीट वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों प्राचीन इतिहास, और इसमें आज अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत काल कुछ चंद मिनटों में पढ़ने वाले मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आपके लिए। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था, अब आपको ये देखना है कि आप कितना कुछ इस क्लास के बारे में देखते हैं ना। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है ना, कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था। कल क्या प्रश्न था प्यारे दोस्तों? कल ये प्रश्न था कि निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया। दोस्तों देखिए, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया, कौन इनके संरक्षण में रहा था? तो राइट आंसर जिन भी भाई बहन ने सी ऑप्शन बताया था उनका राइट था अमीर खुसरो। कौन था मेरे दोस्तों? अमीर खुसरो। ये 1235 में इनका जन्म होता है। 1235 में उत्तर प्रदेश के पटियाला कस्बे में ये जन्मे थे। उत्तर प्रदेश के पटियाला कस्बे में ये जन्मे थे मेरे दोस्तों। और इनका जो मूल नाम था ना, अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन अमीर खुसरो। क्या? अबुल हसन अमीर खुसरो इनका मूल नाम था प्यारे दोस्तों। राइट आंसर बता दीजिएगा नंबर 202 क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। देखिए दोस्तों, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, या फिर वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, या फिर उसने चीन के साथ युद्ध किया था? मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति रहा था इतिहास में दोस्तों, ऐसा माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था। क्या? वे जो है ना व्यवहारिक राजनेता नहीं था। व्यवहार की दृष्टि से उसे देखा जाए तो वो असफल ही रहा था। ठीक है ना। तो ये भी आपका अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नंबर 203 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, देखिएगा जरा ध्यान देना। तो वर्तमान दौलताबाद जहां दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों रहा करते थे, और वो है जो अब किस जिले में है दोस्तों? जो है ना ये दौलताबाद, ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। अब ये दौलताबाद जो है ना अब कौन से जिले में है दोस्तों? मैसूर में, औरंगाबाद में, निजामाबाद में, या फिर भोपाल में? ये क्वेश्चन आपको बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। वर्तमान दौलताबाद में दोस्तों, और ये अब किस जिले में है? और दोस्तों इस दौलताबाद का उस समय नाम क्या था? देवगिरी नाम था। क्या? प्राचीन नाम इसका देवगिरी था। प्राचीन नाम देवगिरी था। इससे भी पहले जब ये मोहम्मद बिन तुगलक रहते थे, उससे भी पहले देवगिरी कहा जाता था, उससे भी पहले। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, औरंगाबाद हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? ये आपको बताना है। बतला दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अकबर होगा, या मोहम्मद बिन तुगलक होगा, या बाबर, या फिर हुमायूं? प्यारे दोस्तों अभी तो मुगल काल अपना आया भी नहीं है ना। मुगल काल अभी तक तो आया भी नहीं है, तो अपन ये करेंगे नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि बी ऑप्शन लॉक कर देंगे सर, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। मनियारों का राजकुमार मेरे दोस्तों, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का इब्राहिम लोदी नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर भी हो जाएगा। क्या? इसे मनियारों का राजकुमार कहा गया है मेरे दोस्तों। इन्हीं के बारे में और भी एक दो क्वेश्चन आने वाले आपके लिए। तो प्यारे दोस्तों, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था मेरे दोस्तों? किस पर? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान जो था ना, फिरोज तुगलक था, या फिर मोहम्मद तुगलक था, या बलबन था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी था? दोस्तों बता दीजिएगा राइट आंसर। राइट आंसर बता दीजिएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान जो था ना, वो था फिरोज तुगलक। ए ऑप्शन को आप सब क्या करेंगे? लॉक करेंगे। अब दोस्तों ये जो फिरोज तुगलक था ना, इसने हिंदुओं को क्या कहा था? जिम्मी कहा था। हिंदुओं को क्या कहा था? हिंदुओं को जिम्मी। दोस्तों जिम्मी का मतलब क्या होता है? जिम्मी का मतलब होता है कि भाई इस्लाम स्वीकार न करने वाला धर्म। क्या? इस्लाम स्वीकार न करने वाला धर्म। ये किसने कहा था? ये फिरोज तुगलक ने कहा था हिंदुओं के बारे में, जिम्मी कहा था। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। इनमें से कौन सा जो सुल्तान है उसने सती प्रथा जो हुआ करती थी वो रोकने का प्रयास किया था। ये प्रयास तो काफ़ी अच्छा था साहब। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज तुगलक ने। तो काफ़ी भाई बहन जो है मेरे दोस्तों राइट आंसर क्या बता देंगे, डी ऑप्शन बता देंगे, जबकि राइट आंसर बी होगा आपका, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। सती प्रथा को रोकने का पहला प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया था मेरे दोस्तों। और ये जो है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक ये होली में भी भाग लिया करते थे। क्या होली में भी, होली जो है देखिए होली हिंदुओं की है फिर भी भाग लिया करता था ये वाला, ठीक है ना। तो इनका जो है मेरे दोस्तों बिल्कुल इन्होंने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। यात्री इब्न बतूता, दोस्तों 12वीं क्लास 11वीं क्लास में पढ़ा ही था अपन ने, ये तो है ना, बिल्कुल पढ़ा था ना, हिस्ट्री वाले भाई बहनों ने पढ़ा था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था या फिर भारत से आया या तुर्कों से या फिर तुर्की था या फिर जो है या फिर मध्य एशिया। दोस्तों देखिएगा यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कितना आसान है। बता दीजिएगा आंसर। बिल्कुल सर ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल, तो मोरक्को हो जाएगा मेरे दोस्तों ए ऑप्शन। अब इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी मेरे दोस्तों यात्रा संस्मरण पर, है ना, किस्मर यात्रा संस्मरण पर, अपनी यात्रा संस्मरण पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला। क्या नाम था, रेहला नाम था मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखियो बस, है ना। इब्न बतूता जब भारत आया तब वहां पर किसका शासन था दोस्तों, ये बता दीजिएगा आप लोग। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, इसने रेहला लिखा था मेरे दोस्तों, मोरक्को का यात्री रेहला लिखा। ये भारत में कब आया था, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन के समय। दोस्तों 13वीं सदी में आया था ये भारत, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलो सर अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, राइट आंसर बता दीजिए। और दोस्तों ये भारत में जब आया ना, बात करें ना 13वीं क्या 1333 ईस्वी में आया था, तो 14वीं सदी हो गया ना, तो 14वीं सदी हो गया, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलो साहब, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं ना, अत्यंत पुनर्निर्माण उसका करवाया गया है किसके द्वारा, जो अपन आज कुतुब मीनार देखते हैं मेरे दोस्तों, जैसे कुतुब मीनार है, इसके ऊपर भाग को अलग बनाया गया, ऊपर और भाग को अलग बनाया। तो प्यारे दोस्तों ये जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है ना, जिस पर पुनर्निर्माण भी करवाया गया। तो कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं ना, इसका पुनर्निर्माण दोस्तों बलबन नहीं होगा, अलाउद्दीन भी नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो बनते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया भी था शायद पहले भी। दोस्तों देखिए कुतुब मीनार की बात करें ना, दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया था मेरे दोस्तों 13वीं सदी में। कब बना था, 13वीं सदी में। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब कुतुब मीनार के निर्माण के प्रारंभ की बात करें कि भाई प्रारंभ किसने करवाया था, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसने करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, ठीक है। तो दोस्तों इस पर जो है ना दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भाई इस पर कौन से शासक ने पूरा निर्माण करवाया, पूरा निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों पूरे की बात करें तो इल्तुतमिश का कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया, ठीक है। अब हमारी बात आ जाती है कि कुतुब मीनार को जैसे आज हम उसे देखते हैं ना, उसका अंततः पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों फिरोज शाह। पुनर्निर्माण की बात करें, पुनर्निर्माण और निर्माण हुआ वहाँ पर फिर, तो पुनर्निर्माण की बात करें तो फिरोज तुगलक होगा। दोस्तों ये इस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। विश्लेषण करके आपको बता दिया। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे 211 नंबर है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तान में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की, ये बता दीजिएगा आंसर। निम्न में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर सभी का हो जाएगा। बोले सर सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, सी ऑप्शन है ना। और दोस्तों इन्होंने जो ये है ना, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था दोस्तों, ठीक है ना। और कहा जाता है, माना जाता है कि इसने 200 से 300 शहरों के बीच में निर्माण किया था।
नवीन शहरों का निर्माण किया था, ऐसा माना जाता है। वैसे जो महत्वपूर्ण है, जैसे फतेहाबाद है मेरे दोस्तों, क्या है, फतेहाबाद है, जैसे हिसार है ना, हिसार है, जैसे फिरोजपुर है, फिरोजपुर, ठीक है। जिस प्रकार जौनपुर है मेरे दोस्तों, क्या जौनपुर है, फिरोजाबाद है, ये सारे इन्हीं के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्थापित किए गए शहर है, नवीन नगर है। चलो साहब, अगला है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। दोस्तों ये अपना आगे बात कर लेंगे, लेकिन अभी आपको ये बताना कि किसने सर्वाधिक शासन किया था। खिलजी वंश ने, या फिर तुगलक वंश ने, या फिर जो है दास वंश ने, या फिर जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर बता दीजिएगा, लोधी वंश ने। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश ने। बी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे। अब तुगलक वंश ने कब से कब तक किया था दोस्तों, ये भी अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिस प्रकार से आ रहा है 213 नंबर में, ये पूछा जा रहा है आपसे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर बताना है कि नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को काल क्रमानुसार करना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, व्यवस्थित करना है आपको। खिलजी, तुगलक, सैयद और गुलाम, इनमें से सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ऐसे बताना है। कौन बताएंगे, राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले जो आया था वो आया था गुलाम वंश। दोस्तों दास वंश आया था, लेकिन दास वंश इसमें ऑप्शन नहीं है। तो गुलाम वंश कब आया था, बोले सर 1206 में आया था, ठीक है। सैयद दोस्तों उसके बाद कौन सा वंश आया था, उसके बाद आया था अपना खिलजी वंश आया था, ठीक है। कौन सा आया था, खिलजी वंश। खिलजी वंश कब आया था, तो दोस्तों ये 1206 से लेकर 1290 तक रहा था, तो ये 1290 में आ गया था खिलजी वंश। ये 1290 से 1320 तक रहा था। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सारी, है ना। चलो अगर आप यहाँ पर लिख ना सको तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1290 से 1320 तक। अब आ जाता है तुगलक वंश। दोस्तों तुगलक वंश रहता है 1320 से लेकर हाँ 1320 इसमें लास्ट है, तो 1320 से लेकर 1444 तक। ये दोस्तों लगभग 94 ईयर रहता है। तो सर्वाधिक कौन रहता है, तुगलक वंश। अभी अभी अपन ने बात की है। बाकी जैसे ये जो 1206 से लेकर 1284 है, तो 1290 तो ये 84 वर्ष ही रहता है। 1290 से 1320 है, तो ये 30 वर्ष ही रह रहा है, तो खिलजी, है ना। और सैयद वंश की बात करें तो दोस्तों क्या हो गया, गुलाम पहले आ गया, खिलजी बाद में आ गया, फिर तुगलक आ गया। जैसे कि राइट आंसर डी ऑप्शन कर रहे हैं ना आप सभी, हाँ तो डी को करेंगे। सैयद की बात करें तो 1414 से लेकर मेरे दोस्तों सैयद जो है ना 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। और इसके बाद लोधी आता है ना, तो ये चीज़ें अब जानकारी रखनी है आपको, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आगे बढ़े क्या, अब हो गया ना क्लियर आपका। चलो सर हो गया क्लियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, नंबर 214, जल्दी बता दीजिएगा आंसर। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है शासन में आता है। दोस्तों अभी अभी तो बात कर ली है, अभी तो मैंने बात की कि भाई तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक आता है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन की बात करें ना, सारा मैटर आपका क्लियर हो गया ऐसी बात करें तो, है ना। तो इसके बाद कौन आता है, सैयद वंश आता है मेरे दोस्तों। कौन, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक आता है। तो यही जो है ना सैयद वंश जो है ना 1414 से लेकर 1451 तक आता है मेरे दोस्तों। राइट आंसर डी ऑप्शन को आप सब लॉक कर देंगे। चलो सर अगला प्रश्न, अगला है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बता देना है। लोधी वंश का संस्थापक जो था वो कौन था मेरे दोस्तों। इब्राहिम लोधी था, या दौलत खान लोधी, या फिर बहलो लोधी, या सिकंदर लोधी। लोधी वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है। लोधी वंश की बात करें मेरे दोस्तों, राइट आंसर बता देना है आपको, जल्दी से बता दीजिएगा। बहलो लोधी, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। राइट आंसर होगा ना वो होगा बहलो लोधी, ठीक है। जो है ना बहलो लोधी ने क्या किया था, इसने शैद वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह, उसको अपदस्थ कर दिया, उसको हरा दिया और दिल्ली का सिंहासन खुद ने ले लिया, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है सर, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। और दोस्तों जो लोधी वंश रहा था ना 1451 में इनको मिला था, 1451 में इनको लोधी वंश मिला था। और ये जो रहा था ना 1451 से लेकर 1479 तक रहा था, 90 तक रहा था, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। चलो सी ऑप्शन को लॉक कर दो।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो समाप्त हुआ था ना, वो कब समाप्त हुआ था? 1498 में, 1526 में, 1565 में या फिर 1600 में। आपको याद होगा मेरे दोस्तों, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों, जो कि किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और मेरे दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। ये चीज आप जानते हैं, बिल्कुल से जानते हैं, तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और गग्गर का युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों। गग्गर का युद्ध में मोहम्मद दोस्तों देखिएगा, मोहम्मद लोदी को, ठीक है, किसको? मोहम्मद लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था 1529 में, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करें जो सल्तनत की बात करें तो सल्तनत 1526 तक की रही थी, ज़्यादा नहीं रही थी। और दोस्तों शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1206 से शुरुआत होती है। 1206 से लेकर 1526 तक ये मेरे दोस्तों काल कौन सा काल रहा था? प्यारे दोस्तों, ये काल रहा था अपना दिल्ली सल्तनत काल। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से थे, मतलब कि दिल्ली सल्तनत आपका कंप्लीट हुआ। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था ना, वो कौन सा था? अंतिम वंश कौन सा था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था ना, वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश में दोस्तों कौन सा था? गुलाम वंश था, या सैयद वंश, या खिलजी वंश, या फिर लोधी वंश? तो राइट आंसर सभी का हो जाएगा, बोले सर लोधी वंश ही था। लोधी वंश की बात करें मेरे दोस्तों, ये लोधी वंश है ना, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, और इसी वंश का संस्थापक कहे तो बहलोल खान लोधी था मेरे दोस्तों। बहलोल लोधी था। कौन? बहलोल लोधी। और जबकि अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोधी था, ठीक है ना। तो ये एक शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नंबर 218 आपकी स्क्रीन पे। इनमें से सुमेलित आपको करना है। देखिए दोस्तों, ये पुस्तक है सामने, इनकी स्वयं की पुस्तक लिखी हुई है। तो राइट आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो शम्स-ए सिराज अफीफ जो लिखी गई ना, ये तारीख फिरोज शाही दोस्तों, इनके द्वारा, शम्स-ए सिराज अफीफ के द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखी गई, ये बिल्कुल सही है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है? सुमेलित है, तो मतलब कि ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक थी ना मेरे दोस्तों, तारीख मोहम्मदी नहीं थी, इनकी थी फतवा एक जहांगीरी। क्या? फतवा ए जहांगीरी इनकी पुस्तक थी प्यारे दोस्तों, फतवा ए जहांगीरी इनकी पुस्तक थी। अमीर खुसरो की बात करें मेरे दोस्तों, तो देखिएगा, किरान उस सादेन नाम से, किरान उस सादेन के नाम से इनकी पुस्तक है, किरान उस सादेन, ठीक है। और इब्न बतूता दोस्तों रहला हो ही जाएगी। फतवा ए जहांगीरी तो अपने बात कर लिया, जो कि किसकी है प्यारे दोस्तों? फतवा ए जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में निम्न में से किस कला को उन्नति सर्वाधिक हुई? सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों, क्या होगा? सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो चित्रकला, स्थापत्य कला, या फिर जो है नृत्य कला, या फिर संगीत कला। राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई प्यारे दोस्तों, किसकी? स्थापत्य कला की, ठीक है। और दोस्तों भारतीय और इस्लामिक शैलियों का सम्मिश्रण भी रहा था इस स्थापत्य कला में। किस किस का रहा था? भारतीय और इस्लामिक दोनों शैलियों का सम्मिश्रण रहा था, इसीलिए स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामी शैली कहा गया। क्या? इंडो इस्लामी शैली कहा गया मेरे दोस्तों, शैली कहा गया किसको? दोनों के मिश्रण को। अच्छा सा क्वेश्चन है साहब, आगे बढ़ते हैं। नंबर 220 आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, जरा ध्यान देना, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय? सूफी परंपरा सूफी परंपरा में पीर से क्या से? अब ये 10-12 क्वेश्चन जो आने वाला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो पीर से क्या से? सर्वोच्च ईश्वर, या फिर सूफियों का गुरु, सभी सूफी में सर्वश्रेष्ठ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर जो जाएगा ना, वो बी ऑप्शन हो जाएगा। सूफियों के गुरु को पीर कहा जाता है। क्या? सूफियों के गुरु को मेरे दोस्तों पीर कहा जाता है। और शिष्य को क्या कहा जाता है? शिष्य को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? मुरीद कहा जाता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मुरीद कहा जाता है, ठीक है।
अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़े क्या? चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जो सूफी आंदोलन हुआ था ना, सूफी संत जो निकले थे, ये कहाँ से निकले थे प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। अच्छा सा क्वेश्चन है, दिल्ली से, लाहौर से, कासुल से, या फिर फारस या पर्शिया मान सकते हैं दोस्तों। ये 10वीं सदी के बाद निकले थे, है ना। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ था भारत से, फारस या फिर पर्शिया, फारस के पर्शिया से हुआ था प्यारे दोस्तों। वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में ईरान। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसे ईरान ही कहते हैं मतलब। चलो साहब अगला प्रश्न है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा दोस्तों, सूफी जो संत होते हैं उनके आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। चिश्ती या फिर औलिया या फिर सिलसिला या फिर शुक्रवाद। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों चिश्ती क्या हुआ था, ये एक जो है आप कह सकते हैं समूह हुआ था, ठीक है। औलिया भी एक समूह हुआ था। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों। सिलसिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलसिला कहा जाता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। सूफी आदेशों को सिलसिला कहा जाता है। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और एक सूफी संत भी था, या फिर फारसी और हिंदी का लेखक था, या फिर इतिहासकार था, या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? कितना आसान सा प्रश्न है। इतिहास आप पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों और इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आसान सा है। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक, विद्वान और इतिहासकार और संगीतज्ञ सब कुछ था। और इसको मेरे दोस्तों कहा जाता है कि इसने जो है ना, इसने मेरे दोस्तों इसके बारे में और भी कहा जाता है वैसे, और बात करते हैं आगे, है ना। एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका 224 में। क्या पूछा जा रहा है? तोता ए हिंद या फिर तूती ए हिंद। तोता हिंद या फिर तूती ए हिंद जो है कहा गया है जियाउद्दीन बर्नी को। दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी जिसने जहांगीरी लिखी थी, ठीक है। और रहीम खान का ना, या अमीर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था मेरे दोस्तों, आपको पता होगा, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अमीर खुसरो को अमीर खुसरो को तोता हिंद या फिर तूती हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और इसके बारे में दोस्तों बात करें तो सितार और तबले का आविष्कार इसी का माना जाता है। क्या? प्राचीन काल में सितार और तबले का आविष्कारक जो है ना, इसी को माना जाता अमीर खुसरो को। तो ये था अमीर खुसरो दोस्तों। इसका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है, जो इसका पूरा नाम है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलो सर अगला प्रश्न 225 में क्या पूछा जा रहा है? ध्यान देना जरा सा, थोड़ा सा देखिएगा। अलवर संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य में हुआ? अलवार संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य से हुआ, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों भक्ति प्रचारक शंकर देव, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका आगे आने वाला दोस्तों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलवार संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? राइट आंसर बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान है। राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में दोस्तों। किस राज्य से हुआ? ए ऑप्शन तमिलनाडु से, ठीक है। और दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर 2 संत धाराएं हुई थी अलग अलग। एक तो अलवार, जो कि अलवार आप मान सकते हैं वैष्णव धर्म की है मेरे दोस्तों। अलवार किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से। एक नए नार नाम से दोस्तों एक धारा निकली थी, जिसको आप शैव मत भी कह सकते हैं या फिर शैव संत भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे आपके ऊपर है, ठीक है। चलो सर, ये आपका आ गया भक्ति प्रचारक शंकर देव। मैंने आपको जैसे कि बताया, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न में से प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था, ये आपको बताना है। असमिया भाषा दोस्तों, ये असम की भाषा है। बंगला होगा या फिर ब्रज भाषा या फिर अवधी भाषा, क्या हो जाएगा? भक्ति प्रचारक जिनका नाम था शंकर देव, इन्होंने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग, प्रादेशिक मतलब कि राज्य की भाषा, प्रदेश की भाषा, उसको लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, असमिया भाषा। ये असम के महानतम धार्मिक सुधारक गुरु हुए थे, धार्मिक सुधारक हुए थे प्यारे दोस्तों ये असम के, ठीक है। इन्होंने जो है ना बहुतायत रूप से असमिया भाषा का प्रयोग किया और उसे लोकप्रिय भी बनाया। और नंबर 27 क्वेश्चन, 227 क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था। यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ दोस्तों, शिवाजी अभी अपन हाल ही में पढ़े, इसलिए मैंने आपकी शिवाजी से संबंधित, शिवाजी कह लो या फिर मराठा
मराठाओं से संबंधित एक भी क्वेश्चन ये लिया है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं लिया मराठाओं से संबंधित। तो दोस्तों वो क्लास अपन पढ़ चुके हैं, अगर आप कहेंगे तो वापस से करवा दूंगा, बट है जो शिवाजी अपन एक बार पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा था इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। शिवाजी का साम्राज्य, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम जो है ना मेरे दोस्तों वो था तुकाराम। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और रामदास जी जो थे ना, रामदास जी नाम से वो शिवाजी के गुरु थे। कौन थे? गुरु थे शिवाजी के मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। तुकाराम एक संत भी थे, एक समर्थ गुरु भी थे मेरे दोस्तों, तुकाराम जी भी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ। दोस्तों देखिए एनालेक्टस, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा। एनालेक्टस जो है ना ये पवित्र ग्रंथ है, क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है। अब ये शीर्तो धर्म का है या फिर जो है टाउवाद, टाउ धर्म का, या फिर कन्फ्यूशवाद, या फिर कन्फ्यूशियन धर्म का, या फिर यहूदी जैसे आप जूडा धर्म कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके नाम दूसरे नाम भी आ रहे हैं। शीर्तो धर्म जैसे टाउवाद का टाउ धर्म हो जाएगा, कन्फ्यूशवाद का कन्फ्यूशियन धर्म हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जिसका राइट आंसर जो होगा ना सी ऑप्शन होगा, कन्फ्यूशियन धर्म। दोस्तों इसका ये क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है। यहूदी को जूडा धर्म भी कहते हैं, ये दूसरे नाम भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों जबकि इस प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कन्फ्यूशियन का एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। विजयनगर राज्य की दोस्तों देखिए दोस्तों, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या है? गीता है दोस्तों, ठीक है। और मुस्लिम समुदाय का जो पवित्र ग्रंथ क्या है दोस्तों? कुरान है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान है वैसे। अच्छा दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बोलो वंश के द्वारा, संगम वंश के द्वारा, सालुव वंश के द्वारा, या फिर देवराय वंश के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों, विजयनगर एक महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करता था। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप सभी। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, शासक हुए थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे। हरिहर और बुक्का नाम से दो भाई हुआ करते थे। इन्होंने जो है ना 1336 ईस्वी में यहाँ पर दोस्तों इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों इस प्रकार से, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया किसको दोस्तों? हिंदी, मराठी और संस्कृत को, या मलयालम, तमिल और संस्कृत को, या तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, या फिर तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को? क्या हो जाएगा? राइट आंसर बता दीजिएगा। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, किसको प्रोत्साहित किया दोस्तों? किस भाषा को? तो राइट आंसर तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को। सी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है वैसे। और दोस्तों इन्होंने और भी है ना एक कन्नड़ भाषा को भी साथ में लिया था इन्होंने। किसको? कन्नड़ भाषा को भी इन्होंने साथ में लिया था, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन दे दूं मेरे दोस्तों, सभी को बिल्कुल जवाब देना है आपको। आज का क्वेश्चन ये 231 नंबर की, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला जो प्रथम विजयनगर शासक जो था ना वो कौन था? दोस्तों अगर पता है तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में। बाहर आके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि गोवा के जो महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला जो प्रथम विजयनगर शासक था, हरिहर फर्स्ट, हरिहर सेकंड, बुक्का फर्स्ट, या देवराय सेकंड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जवाब आपको देना है। अब आपका आगे जो रहेगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य रहेगा लगभग दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य रहेंगे लगभग 10 से 12 से 15 क्वेश्चन जो है विजयनगर साम्राज्य के रहेंगे। फिर अपना राजपूत काल आ जाता है मेरे दोस्तों, क्या? फिर अपना राजपूत काल भी आ जाता है, फिर मुगल काल भी आ जाएगा, मुगल काल आएगा, फिर राजपूत आएगा, ठीक है। इसके बाद मुगल काल, उसके बाद राजपूत काल। फिर दोस्तों बड़ा आनंद आने वाला है। अब जो है ना आपको लगभग सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगेंगे कि पहचान वाले, कहीं ना कहीं इसकी पहचान हो रखी है पहले से। तो प्यारे दोस्तों ऐसे शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। उम्मीद ऐसी है कि दोस्तों आप सभी बने रहेंगे इस इतिहास की प्रश्नोत्तरी के साथ, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण वही अपन पढ़ रहे हैं। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका, दिल से आभार, दिल से धन्यवाद।